अब देखो बिस्किट जैसा इसका नाम है, लेकिन बिस्किट जैसा इनका काम नहीं है। डिमोलिश करने का मतलब समझते हो, तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फ्रांस डिवाइडेड था, ठीक है। फ्रांस देखो भाई, राजा साहब को अपना क्या करना है, किंगडम चलाना है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। फ्रांस का पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन से इंक्रीज कर गया। जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज कॉमेट हब की तरफ से आज की पहली वीडियो, क्लास 9th हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम लोग पहली चीज़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार जीवन में ढंग से हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्लास 8 तक जो आप लोग हिस्ट्री पढ़े उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आओ समझते हैं क्या होता है। देखो, सबसे पहला शब्द यहाँ पर तुमको देखने को मिला, रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, जो भी हुआ रेवोल्यूशन, अभी उसकी बात करेंगे। फ्रांस में हुआ रेवोल्यूशन, तो भाई हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हमको क्या काम है उस रेवोल्यूशन का, ठीक है। तो उसका रेलेवेंस क्या है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझने के लिए अभी हम लोग थोड़ा वीडियो में थोड़ा और डीपर जब भी डेवलप करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि भाई क्यों हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये समझो कि ये जो एरिया है फ्रांस, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये पाया कहाँ पे जाता है। तो देखो, एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है यूरोप, ठीक है। इस यूरोप में लगभग 28-30 देश हैं, ठीक, 28 to 30 कंट्रीज हैं। वहां पर हुआ क्या कि जितने भी सुपर पावर नेशंस है आज के ज़माने में, जितने भी सुपर पावर्स दिख रहे हैं तुमको, मैक्सिमम सुपर पावर्स कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें फ्रांस का। फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, फ्रांस से अभी हम लोग जेट खरीदे हैं, राफेल जेट खरीदे हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ से हम लोग अभी राफेल जेट खरीदे, ठीक। इतना बड़ा सुपर पावर है, बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ डेवलप्ड नेशन है, सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है इसके पास। इसी तरीके से इसी यूरोप में तुमको मिलेगा रशिया, जो पुराने ज़माने में और भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था। मतलब एक टाइम ऐसा था जब रशिया और यूएसए, ये दोनों लगभग एक बराबर सुपर पावर्स हुआ करते थे। उस टाइम पे रशिया नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था। अब देखो हुआ क्या कि हम लोगों को बात करना है फ्रांस के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज, एक यहां पे शब्द आया जिसको बोला गया रेवोल्यूशन। वहां से स्टार्ट करते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्रांति, ठीक है। अब भैया क्रांति क्या होती है, क्रांति ऐसे ही लिखा जाता है शायद, हाँ ठीक है। तो रेवोल्यूशन मतलब कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी जगह पे अगर बहुत बड़ा बदलाव होता है, बहुत बड़ा चेंज आता है, इतना बड़ा चेंज कि जो पूरे के पूरे इतिहास को बदल के रख दे, और इतना बड़ा चेंज जो पूरे के पूरे फ्यूचर को बदल के रख दे, केवल और केवल उसी देश के ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में उस रेवोल्यूशन का, उस बदलाव का कुछ ना कुछ परछाई पड़े, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन, ठीक है। तो देखो हुआ क्या कि हम लोग बात करेंगे 16th-17th सेंचुरी के अराउंड, मेजरली 16th सेंचुरी के अराउंड बात करेंगे। 16th सेंचुरी मतलब 1700 के बाद की बात, ठीक है, 1700 के बाद की बात करेंगे। तो 16th सेंचुरी में हुआ क्या करता था कि इस पूरे पूरे यूरोप में आज जितने भी नेशन स्टेट्स हैं, देश हैं, ठीक है, वो सारे के सारे देश ना होकर के क्या हुआ करते थे, छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे। और हर किंगडम पे अपना अपना राजा क्या करता था भाई, राज करता था, रिलैक्स करते थे सब लोग। वैसे ही फ्रांस भी एक ऐसा देश था जहां पर कोई ना कोई एक किंगडम जो है कि रूल कर रहा था, ठीक है। उस किंगडम के बारे में बात करेंगे। अब देखो था क्या कि ये सारे के सारे राजा पहले से ही थोड़े थोड़े पावरफुल हुआ करते थे, ठीक। इनके पास अच्छा खासा पावर हुआ करता था, पैसा हुआ करता था, आर्मीज हुआ करती थी। तो ये हमेशा एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। लगभग एक ही खानदान के थे ये सारे के सारे लोग। जैसे यूके हो गया, यूके तो खैर बाद में बना, उस टाइम पे इंग्लैंड हुआ करता था, ठीक है। उसी इंग्लैंड के ऊपर जो है कि हमको स्कॉटलैंड मिलेगा, इंग्लैंड के नीचे हमको वेल्स मिलेगा,
इंग्लैंड के लेफ्ट साइड में आयरलैंड मिलेगा। तो ये सारे के सारे देश क्या होते थे, छोटे छोटे किंगडम का पार्ट हुआ करते थे। और ये सारे राजा आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहते थे, लड़ते रहते थे, वॉर करते रहते थे। जैसे अभी वॉर चल रहा है ना, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी नया जो है कि इसराइल और जो है कि ईरान का चल रहा है, उसी में यूएस भी घुस गया है, पाकिस्तान को सब पीटे जा रहे हैं ऐसे ही ज़बरदस्ती का, सबके सब गाली दिए जा रहे हैं। खैर वो गाली देने वाला, गाली खाने वाला काम भी वो सब करते हैं कभी कभी, ठीक है। तो वैसे ही ये सब क्या करते थे, राजा महाराजा लोग अपना आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। उसी टाइम पे हम लोग बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में एक किंगडम हुआ करता था, एक डायनेस्टी हुआ करती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्बन डायनेस्टी। अब देखो, बिस्किट जैसा इसका नाम है, लेकिन बिस्किट जैसा इनका काम नहीं है, ठीक है। तो बर्बन डायनेस्टी का ये मतलब नहीं कि सर बिस्कुट के नाम पे डायनेस्टी का नाम कौन रखता है, ठीक। अब कोई बोल दे भाई कि पार्ले जी मिश्रा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा नाम रख दे कि भाई ओरियो त्रिपाठी, ठीक। तो भाई अब ये सब ऐसे करके पता चला कि वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी चल रहा है बिस्कुट के नाम पे। तो भाई बिस्किट के नाम पे बर्बन डायनेस्टी नहीं चल रहा था, डायनेस्टी के नाम पर बिस्किट का नाम रखा गया। जैसे ब्रिटानिया एक कंपनी है, ठीक है, तो ब्रिटानिया एक्चुअली ब्रिटेन के नाम पे ब्रिटानिया रखा गया, ठीक है। ब्रिटानिया जैसे यहाँ पे भारत माता है, वैसे ही ब्रिटेन में ब्रिटानिया हुआ करती थी, ठीक है, उनको भी एलेगरी की तरह यूज़ किया जाता था। तो वहाँ से फिर ब्रिटानिया नाम आया था, ठीक है। आओ वापस आते हैं। तो बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में इस पर्टिकुलर टाइम पे 16वीं सेंचुरी के टाइम पे रूल कर रहा था। इसी बर्बन डायनेस्टी में एक नया नया राजा बनाया गया था, जिसका नाम था लुइस 16। अब देखो, हाँ, इनके पहले 15 लुइस हुआ करते थे, ठीक है, सही बात है। होता क्या था कि पहले राजा बनने से पहले इनका नाम कुछ और होता था। अब ये लोग क्या करते थे भाई, राजा बनने के बाद जो भी इनके खानदान में कोई महान आदमी रहा होगा, उसके नाम पे अपना नाम रख देते थे कि हाँ भाई हम भी महान आदमी हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो लुइस 16 के दादा परदादा कोई रहे होंगे, पहले वाले लुइस, उन्हीं के नाम पे क्या रख दिया, अपना भी नाम रख लिया, बोला कि हम भी क्या है, लुइस 16 है। अब देखो हुआ क्या, ये जो लुइस 16 था बहुत ही यंग एज पे किंग बना था, बहुत ही यंग एज पे किंग बना था। अपने टीन एज में ये किंग बन गया था, 14-15 साल की उम्र में किंग बना था, वेरी यंग किंग। अब देखो समस्या क्या था, यंग होना समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुम यंग हो और बेवकूफ हो और तुमको राजा बना दिया जाए, तब समस्या बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या था कि भाई ये भाई साहब अपना नया नया राजा बने थे, अब इनको पता ही नहीं था इनके किंगडम में क्या हो रहा है, क्या परेशानी है लोगों का, या फिर कैसे जो है कि हम लोग इसको आगे लेकर के चलेंगे। इनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, ये अपना मजा पानी में व्यस्त थे, ठीक। और इसी यंग एज में ही इनका शादी करा दिया जाता है। किससे शादी हो जाता है भाई, इनका शादी होता है मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रेलियन नहीं है मित्रों, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, ठीक है। ऑस्ट्रिया इन्हीं के बगल में एक तो देश हुआ करता था। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी जिनका नाम था मैरी एंटोनिएट। मैरी एंटोनिएट। तो मैरी एंटोनिएट के साथ भी समस्या ये था कि इनका भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं था, 14-15 साल की इनकी भी एज थी, तो बुद्धि खैर इनमें भी नहीं थी, ठीक है। इनके अंदर भी कुछ किंगडम कैसे चलाना है, राजा कैसे बनना है, रानी कैसे बनना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ों का इनको ज़्यादा आइडिया नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ये लोग इतना ज़्यादा दिन से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे अपने पड़ोसी देशों के साथ कि इनके ऊपर 2 बिलियन लीवरे क्या हुआ करता था भाई, उस टाइम पे फ्रांस का करेंसी हुआ करता था, समझे। तो भाई 2 थोड़ा बहुत नहीं है, 2 बिलियन लीवरे है, इतने का फ्रांस के ऊपर क्या था, वॉर डेट था। वॉर डेट समझते हो भाई, वॉर डेट मतलब लड़ाई की वजह से इतना कर्जा इनके ऊपर चढ़ गया था। ये तो बहुत ज्यादा होता है। अब देखो क्या हुआ कि ये तो बात हुआ थोड़ा सा पॉलिटिकली फ्रांस कहां पे स्टैंड करता था, कि पॉलिटिकल स्फीयर में क्या क्या चीज हो रहा था, फ्रांस का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्रांस का ये हो गया क्या, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर।
अब देखो इसी में तुम्हारे किताब में जो एक पहला तुमको देखने को मिला होगा फोटो, उस फोटो में एक किला है जिसको बोला जाता है फोर्ट ऑफ बैस्टील। बैस्टाइल भी कुछ लोग बोलते हैं, बैस्टील पढ़ो ज्यादा सही है। फोर्ट ऑफ बैस्टील को डिमोलिश किया गया। फोर्ट ऑफ बैस्टील को क्या किया गया भाई? डिमोलिश किया गया। डिमोलिश करने का मतलब समझते हो? तहस नहस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ठीक, अब फोर्ट ऑफ बैस्टील को डिमोलिश किया गया और इसका डेट भी तुमको बताया गया है। कब किया गया? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को लगभग 2-3 हजार के संख्या में पेरिस में लोग जाते हैं। उसमें विमेन भी होती हैं, मेन भी होते हैं। ये सारे के सारे लोगों को जो हथियार मिलता है, जो चीज़ें मिलती हैं, वो सब का सब उठा करके लेके जाते हैं और फोर्ट ऑफ बैस्टील को ये लोग तबाह कर देते हैं। अब इस फोर्ट ऑफ बैस्टील में क्या हुआ करता था कि फोर्ट ऑफ बैस्टील को राजा प्रिजन की तरह यूज करता था, जहां पर यहां पर इस टाइम पे 7 प्रिजनर्स थे। ठीक है, इस टाइम पे कितने प्रिजनर्स थे? 7 प्रिजनर्स वर देयर। और इन 7 प्रिजनर्स को क्या कर दिया जाता है? छुड़ा लिया जाता है। लोग इन 7 प्रिजनर्स को छुड़ा लेते हैं। अब इसके साथ क्या करते हैं, वहां पे जितने भी गार्ड्स रहते हैं उन सारे गार्ड्स को मारपीट करके भगा देते हैं। कुछ लोगों को जान से मार देते हैं, कुछ लोगों को भगा दिया जाता है। ऐसे करके डिफरेंट चीजें चल रही थी। फिर देखो क्या होता है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि ये लोग जो भी वहां डिमोलिश करने के बाद ईटा पत्थर बचता है, जो भी मलबा बचता है, वो सारी चीजों को एज अ सुवेनियर वेट थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लेते हैं भाई। एज अ सुवेनियर उठा लेते हैं। सुवेनियर समझते हो भाई? जैसे हम लोग किसी नए जगह जाते हैं, किसी बढ़िया जगह जाते हैं, जैसे मान लो गए हम लोग किसी हिल स्टेशन पे गए, शिमला गए, मनाली गए, कहीं पे गए, वहाँ जा करके हम लोग क्या करते हैं भाई? फ़ोटो खिंचाते हैं। कश्मीर जाओ तो कश्मीर जा करके वो मैंडेटरी वाला फ़ोटो खिंचाया जाता है कि हाँ सारा का सारा वहाँ का कश्मीरी ड्रेस पहन करके एकदम बढ़िया बाबू बन करके फ़ोटो खिंचाते हैं पूरा फैमिली। ठीक है, या फिर मान लो हम कहीं जाते हैं और वहाँ से फ्रिज में लगाने के लिए हम लोग वो लेकर के आते हैं, मैग्नेट्स लेकर के आते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स लेकर के आते हैं। तो ये सब क्या होता है? सूवेनियर होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम वहाँ से उठा करके लेके आ रहे हो कि हाँ हम वहाँ पे गए थे, याद, ये एक तरीके से याद होती है। अब ऐसे ही फोर्ट ऑफ बैस्टिल गिराने के बाद, तोड़ने के बाद लोग क्या किए, यहाँ पे जो भी ईटा पत्थर बचा हुआ था उसको एज अ सुवेनियर अपने साथ लेकर के चले जाते और अपने घरों में ले आकर सजा करके रख देते हैं। अब ये इवेंट का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है कि ये तुम्हारे किताब के फ्रंट पेज पे छापा गया? देखो, इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई फ्रांस में ऐसा क्या हुआ। हमेशा हिस्ट्री को हम लोग किसकी तरह पढ़ेंगे? कॉज एंड इफेक्ट की तरह पढ़ेंगे कि भाई कोई भी इवेंट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा और जो इवेंट हुआ उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा आगे फ्यूचर पे। ठीक है, तो हमेशा हिस्ट्री में कोई भी चीज पढ़नी है तो हमेशा हमको किसकी तरह पढ़ना है? कॉज एंड इफेक्ट की तरह पढ़ना है। ठीक, आ जाओ। अब देखो कारण ढूंढते हैं। तो कारण ढूंढने के लिए हम लोग जाते हैं कहां पे? फ्रेंच सोसाइटी इन 16th century। फ्रेंच सोसाइटी इन 16th century कि भैया 1700 के आसपास फ्रांस की सोसाइटी में ऐसा क्या हो रहा था जिससे कि लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। ठीक, तो अब इसके बारे में बात करेंगे। तो भैया था क्या कि फ्रांस में डिफरेंट स्टेट्स में फ्रांस डिवाइडेड था। ठीक है, फ्रांस वॉज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्टेट्स। जैसे हम बात करें किसका? फर्स्ट स्टेट का। फर्स्ट स्टेट, फिर ऐसे ही मिलेगा अपने को कौन? सेकंड स्टेट, और मिलेगा कौन? थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में कौन आता था? फर्स्ट स्टेट में आते थे कौन? इनको हम लोग बोलते हैं क्लर्जीज। क्या बोलते हैं इनको भाई? क्लर्जी। क्लर्जी मतलब ऐसे लोग जो किससे जुड़े हुए हैं? ऐसे लोग जो चर्च से एसोसिएटेड है। ठीक है,
एसोसिएटेड विथ चर्च, मतलब जितने भी फादर वगैरह ये सब लोग होते थे, ये सब लोग किससे एसोसिएटेड होते थे? चर्च से एसोसिएटेड होते थे। तो भाई चर्च से जुड़े हुए जो भी लोग होते थे उनको हम लोग क्लर्जीज की कैटेगरी में रखते थे, और ये माना जाता था कि भाई इनका पद जो है, इनका जो प्रिविलेज है, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्यों सबसे ज्यादा है भाई? क्योंकि ये लोग क्या हैं? दीज आर द पीपल ऑफ गॉड या मैन ऑफ गॉड। भगवान इनको डायरेक्ट अपनी बात बताते हैं, और फिर ये बात भगवान के किसको बताते हैं? लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो इनका पद सबसे ऊंचा था फ्रेंच सोसाइटी में। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा था। ठीक, अच्छा, फिर इसके बाद सेकंड स्टेट आता है। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब राजा और राजा से जुड़े हुए जितने भी उसके परिवार के लोग थे, किंग एंड हिज रिलेटिव्स। ये सारे के सारे लोग किस में आते थे भाई? सेकंड स्टेट में आते थे। फिर उसके बाद बाकी जो लोग बचा, जो जनता बचा हुआ है, उस जनता को हम लोग कहां रखते थे? थर्ड स्टेट में रखते थे। और इस थर्ड स्टेट में आर्टिजन्स आ रहे हैं। आर्टिजन समझते हो? जो लोग आर्ट वगैरह का काम करते हैं। ठीक, अब आर्ट का काम करने का मतलब जितने भी लकड़ी के काम करने वाले लोग, जितने भी लोहार हो गए, जितने भी सुनार हो गए, ये सबके सब आर्टिजन्स में आते थे। ठीक है, ट्रेडर्स, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, आजकल के ट्रेडर्स नहीं कि जो बैठ करके मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन 100 रुपया लगाए भाई, आज 150 रुपया मिला, वाह। ठीक है, ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं। और इसके बाद आते हैं कौन? पीजेंट्स, जो किसान हुआ करते थे उनको पीजेंट बोला जाता था। इसके अलावा जितने भी बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये सब के सब लोग किस में आते थे? थर्ड स्टेट में आते थे। अब देखो, किसी स्टेट में आना कोई समस्या वाली बात नहीं थी, लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या आती है वहां पे जहां पर टैक्स पे करना होता था। देखो भाई, राजा साहब को अपना क्या करना है? किंगडम चलाना है, तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ पैसा लेंगे। अच्छा, पैसा लेना भी चाहिए, सही बात है भाई। कोई भी किंग है, कोई भी किंगडम है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स जो है कि कलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन इस टैक्सेशन की व्यवस्था में क्या समस्या था कि दो तरीके का टैक्स पे किया जाता था। एक होता था जिसको बोलते थे हम लोग टाइद, इसको कहीं कहीं पे लोग टीदे भी बोलते हैं, लेकिन टाइद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। फिर दूसरा आता है जिसको बोलते हैं हम लोग टाइल, TAILLE। टाइद कौन कलेक्ट करता था भाई? टाइद कलेक्ट करता था, बताओ कौन कलेक्ट करता था? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, टाइद कौन कलेक्ट करता था भाई? टाइद कलेक्ट करता था फर्स्ट स्टेट, क्लर्जीज कलेक्ट करते थे। क्यों भैया, इनको क्या जरूरत पड़ गया टैक्स वगैरह का? तो भैया देखो, ये लोग क्या थे भाई? मैन ऑफ गॉड थे, तो इनका ही कहना था कि भाई भगवान के नाम पे कुछ ना कुछ पैसा दो। ठीक, तो ये लोग क्या करते थे? एक टैक्स कलेक्ट करते थे जिसको बोला जाता था टाइद। वैसे ही दूसरे टाइप के लोग थे, कौन? राजा, जो दूसरा टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसका नाम था टाइल। चलो भाई ठीक है, हम दोनों टैक्स देने को तैयार है, लेकिन समस्या क्या था? समस्या ये था कि ये दोनों का दोनों टैक्स देना किसको है? केवल और केवल एक ही स्टेट को, जिसका नाम था थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स देने से बोल दिया गया कि भाई एग्जेम्प्ट कर दिया गया। कहने का मतलब कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करेगा। अच्छा, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट करेगा क्या? खाली टैक्स लेगा, किसी भी तरीके का इनको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं। अब देखो समस्या क्या था? यही समस्या था कि संख्या में फर्स्ट और सेकंड स्टेट सबसे कम है, लेकिन टैक्स सबसे ज्यादा ले रहा है, पैसा सबसे ज्यादा ले रहा है, प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, प्रॉपर्टी पूरा पूरा एक्यूमुलेट किया हुआ है। ठीक, तो ये सही बात नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे पास अगर रिसोर्सेज हैं तो तुम्हें उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करो। लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है? यहाँ पर समस्या है कि भाई कौन कितना ज़्यादा भिड़ा सकता है। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका?
इसके बाद हम लोग एक पीरियड का बात करेंगे फ्रॉम 1728 टू 1789। ये जो पीरियड था ये फ्रांस के लिए बहुत ही खराब समय चल रहा था। क्यों खराब समय चल रहा था भाई? क्योंकि इस टाइम पे फ्रांस में लगभग 5 मिलियन, फ्रांस का पॉपुलेशन लगभग 5 मिलियन से इंक्रीज कर गया, प्लस 5 मिलियन लोग फ्रेंच पॉपुलेशन में। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ना, फ्रांस का इतना ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं था, लेकिन हाँ 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ना एक बड़ी बात होती है। अच्छा, उससे बड़ी बात कब होती है? जब इस फ्रेंच पॉपुलेशन में 1789 और 1728 से 1789 के बीच में पॉपुलेशन बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इसी टाइम पे बहुत भयानक फैमिन आता है और इसके साथ साथ मल्टीपल क्रॉप फेलियर होता है। क्रॉप फेलियर का मतलब ये हुआ कि भाई अब फ्रांस के पास खाने को कुछ भी नहीं है, लोगों के पास फूड ग्रेन्स बहुत कम अमाउंट में है। देखो भाई, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़े वैसे वैसे रिसोर्सेज अगर हमारे पास बढ़ने लगे तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है, तब तो जैसे चल रहा है वैसे चला सकते हैं। लेकिन 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? मल्टीपल क्रॉप फेलियर एंड फैमिन की वजह से। अब हुआ क्या कि राजा के पास कोई ना कोई एक ऐसा बैकअप प्लान होना चाहिए ना, जिससे कि लोगों को जो है कि ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन एक चीज और यहां हुआ, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड रैपिडली। इसी में अंग्रेजी का एक बड़ा बढ़िया शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं फूड ग्रेन्स का प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स स्काई रॉकेटेड, मतलब बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, राजा के पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए कि हाँ इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। लेकिन हम जैसा बताए कि भाई यंग एज में राजा बना दिया गया, उसको ज़्यादा चीज़ें सिखाई नहीं गई, तो उसको ये नहीं पता था कि अपने एरिया को, अपने किंगडम को, अपने लोगों को एडमिनिस्टर कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या समस्या हुआ, राजा एक और काम करता है। राजा बोला कि अब हम क्या करेंगे भाई, अब हमको हमारे पास पैसे की कमी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, टैक्स इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। लोगों के पास ऑलरेडी खाने को नहीं है। इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी टाइम पीरियड पे फ्रांस में एक क्राइसिस आया था जिसको हम लोग बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है भाई? ऐसा क्राइसिस जब लोगों को के पास खाने पीने को भी सामान नहीं हो, लोगों के पास इतने रिसोर्सेज ना हो कि वो फूड ग्रेन्स भी खरीद पाएं, ब्रेड भी खरीद पाएं, बेसिक एम्यूनिटीज भी परचेज कर पाएं। ऐसे क्राइसिस को सबसिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं। और ऐसा क्राइसिस कहाँ चल रहा था उस टाइम पे? फ्रांस में चल रहा था। ठीक है, और उसी टाइम पे राजा क्या करना चाहता है, टैक्स इंक्रीज करना चाहता है। अब राजा क्या किया भाई, जब टैक्स बढ़ाएगा तो टैक्स बढ़ाने का भी इनका एक प्रोसेस हुआ करता था। अब इस प्रोसेस में देखो क्या हुआ, टैक्स बढ़ाने के लिए राजा एक मीटिंग बुलाता है। द किंग कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। किसका मीटिंग? मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल्स। ये लोग कौन हुआ करते थे भाई? स्टेट जनरल कौन था? स्टेट जनरल्स जैसे हमारे यहां सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही स्टेट जनरल्स क्या हुआ करते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। राजा कहां बुलाता है इनको? अपने पैलेस में बुलाता है। पैलेस मतलब महल। कौन सा महल था भाई? राजा के महल का क्या नाम था? बताओ बताओ, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। पैलेस ऑफ वर्सेलीज। ठीक है, राजा के महल का क्या नाम था भाई? पैलेस ऑफ वर्सेलीज नाम था। ठीक, अब पैलेस ऑफ वर्सेलीज में एक मीटिंग बुलाया जाता है, किसका? स्टेट जनरल्स का। ये स्टेट जनरल्स आकर के क्या करते हैं, ये स्टेट जनरल्स आकर के वोट करेंगे कि टैक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अब हुआ क्या कि इस पैलेस ऑफ वर्सेलीज में
300 रिप्रेजेंटेटिव्स या 300 एस्टेट जनरल्स, 300 एस्टेट जनरल्स आते हैं कहां से? 300 एस्टेट जनरल्स आते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट ईच, या 300 एस्टेट जनरल्स ईच आते हैं कहां से? फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट से, ठीक है। और 600 स्टेट जनरल्स आते हैं कहां से? थर्ड स्टेट से। अब देखो थर्ड स्टेट का संख्या ज्यादा है ना भाई, तो सीधी सी बात है वहां रिप्रेजेंटेटिव्स भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब थोड़ा बेइज्जती की बात यह है कि भाई थर्ड स्टेट के स्टेट जनरल्स को उतना रेस्पेक्ट से नहीं देखा जाता था, ठीक है। तो इनको बोला गया कि भैया ऐसा है कि आप लोग क्या करिए, आप लोग के बैठने के लिए हम व्यवस्था नहीं कर सकते, आप लोग खड़े रहिए। बाकी फर्स्ट और सेकंड, अब देखो राजा साहब के पास ऐसा तो है नहीं कि इतना पैसा ले रहे हैं तो इनके पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं होगा। टेंट हाउस से व्यवस्था मंगाया जा सकता है, ठीक है, खटिया अटिया मंगाया जा सकता है, जिसे जो है कि लोग मंगा लेते हैं शादी ब्याह में, सामियाना अमियाना लगवा लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, मंगाया जा सकता था, व्यवस्था किया जा सकता था, लेकिन राजा ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझा। इसके साथ साथ जितनी विमेन आई थी इनके साथ, वो सारे के सारे विमेन को भी एज अ पैसिव सिटीजन, एज अ स्पेक्टेटर, कि तुम केवल और केवल यहाँ आकर के चीज़ें देखोगे, तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे करके इनको क्या किया जाता था? बालकनी में खड़ा कर दिया गया। अब देखो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये अपने साथ क्या लेकर के आते हैं? अपने साथ 40,000 लेटर्स लेकर के आते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। 40,000 लेटर्स लेकर के आते हैं केवल और केवल ये समझाने के लिए कि भाई राजा साहब आप जो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। इस टाइम पे पूरे पूरे देश की हालत खराब है और आपको इस टाइम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए कि आप लोग देश के नागरिक का जो है कि सम्मान करें और देश के नागरिक को बचाएं। बहुत सारे लोग भुखमरी की वजह से मर रहे हैं और आप यहाँ पे टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। खैर, राजा साहब ये सब बातें सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, कुछ बातें सुनी जाती हैं, कुछ नहीं सुनी जाती हैं। फिर उसके बाद होता है ये फैसला है कि भैया आपसे टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स बढ़ाने के लिए वोटिंग करना होता है। तो वोटिंग करने का इनका ये प्रोसेस हुआ करता था कि हर एक स्टेट को सिंगल वोट मिलेगा। फर्स्ट स्टेट को एक वोट मिलेगा, सेकंड को एक वोट मिलेगा और थर्ड को एक वोट मिलेगा। तो भाई समस्या क्या होगा इससे कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को टैक्स देना है नहीं, ये लोग मिलजुल करके फैसला कर देते थे कि हाँ भैया टैक्स बढ़ा दो, उनको तो केवल कलेक्ट करने से मतलब है। थर्ड स्टेट वाला बेचारा बोलता रह जाएगा, चिल्लाता रह जाएगा कि हाँ भाई हमारा टैक्स मत बढ़ाओ, टैक्स मत बढ़ाओ, टैक्स मत बढ़ाओ, तुमको तो भरना नहीं है, हमको भरना पड़ेगा। लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी का फैसला क्या है कि टैक्स इंक्रीज होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड का मिला करके 2 हो गया, थर्ड स्टेट का 1 हो गया। कौन जीत गया? फर्स्ट और सेकंड स्टेट जीत गया, टैक्स बढ़ जाता था। ऐसा ही व्यवस्था चल रही थी। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट वाले ठान के आए थे कि भाई देखो ऐसे ये वाला व्यवस्था चलने नहीं देंगे। और हम क्या करेंगे अब हम करेंगे कि भाई हर एक मेंबर को, हर एक स्टेट जनरल को एक वोट मिलेगा। अब अगर हर एक स्टेट जनरल को एक वोट मिल गया होता तो देखो क्या होता। 300 लोग मिला करके 600 लोग हो गए फर्स्ट और सेकंड स्टेट के, अकेले 600 लोग हो गए थर्ड स्टेट के। तो एटलीस्ट ये लोग ड्रॉ तो करा सकते थे। अब मान लो 2-4 समझदार लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट के आ जाते हैं, अगर थर्ड स्टेट में आके मिल जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब टैक्सेशन इंक्रीज नहीं होता। यही प्लान बना करके थर्ड स्टेट वाले लोग गए थे। लेकिन बात यहां, लड़ाई यहां सही और गलत की नहीं थी। लड़ाई यहां थी किसकी? कि भाई हम पावरफुल हैं तो हम अपनी बात मनवाएंगे, तुम चाहे जो कर लो। अब देखो भाई, पावर के साथ हमेशा ये चीज रही है कि किसी भी इंसान के हाथ में अगर एब्सोल्यूट पावर गया है तो उसका विनाश होना तय है। यही कहानी फ्रांस में भी हुई कि राजा के पास एब्सोल्यूट पावर था, वो उस पावर का रिस्पेक्ट नहीं किया, वो लोगों का रिस्पेक्ट नहीं किया, वो उनका रिस्पेक्ट नहीं किया जो उनको पावर दे रहे हैं। अब यहां पर क्या होता है, राजा इनकी बात नहीं मानता है और पुराने ढर्रे से वोटिंग होता है, जिससे कि टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया जाता है, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। अब टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है तो ये लोग क्या कहते हैं?
ये लोग थर्ड स्टेट के लोग बोलते हैं कि भाई अब बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान, और हम क्या करेंगे भाई, हम तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। और ये सारे के सारे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स उठ करके उसी पैलेस ऑफ वर्सिलीज में एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, उस टेनिस कोर्ट में जाकर के इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं कि आज से हम राजा की बात नहीं मानेंगे और राजा को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। और हमारे हिसाब से चलने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, एक संविधान बनाएंगे, एक रूल बुक बनाएंगे जिसको सबको फॉलो करना होगा, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, देश का कोई भी नागरिक हो, वो सारे नागरिक अब उस रूल बुक को फॉलो करेंगे। अब थर्ड स्टेट के लोग क्या करते हैं भाई, कोशिश करते हैं कि हाँ ये नियम कानून की किताब बनाई जाए। तो भाई अब कहानी में इसके आगे क्या होता है, इसको जानने के लिए देखिएगा अपनी नेक्स्ट वीडियो। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप कमेंट कीजिए। बाकी हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि जो भी आपके रिक्वेस्ट हैं उसको फुलफिल किया जाए। जय हिंद।